हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी में पाठ 6 पढ़ेंगे। जानकारी बढ़ी तो आपदा ए घटी। आपदा में लिखा है तो आपदाएं घटी। पाठ में जो बताया गया उसका थोड़ा सा हम लोग परिचय समझ लेंगे। प्रस्तुत पाठ में रचनाकार ने प्रकृति द्वारा उत्पन्न की जाने वाली आपदाओं का ब्यौरावार वर्णन किया है। लेखक ने बताया है प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, ज्वालामुखी का फटना आदि को रोकना इंसान के बस में नहीं है, क्योंकि यह सब प्रकृति के द्वारा होती है। और जो प्रकृति अगर ये चीज़ें आपदाएं अगर उत्पन्न करती है तो मनुष्य के बस में से रोक पाना कठिन है। परंतु यह सुझाव देते हुए कहते हैं लेखक कि बहुत सी आपदाएं जैसे बाढ़ का आना, वनों की कटाई, बादल का फटना, भारी वर्षा होना, भूकंप आना, नदियों की वहन क्षमता कम होना, पानी के प्रवाह आदि सभी कारण प्रकृति और मनुष्य से ही जुड़े हैं। कुछ प्रकृति से जुड़े हैं तो उसका कहीं जिम्मेदार मनुष्य भी है, जिन्हें कुछ उपायों द्वारा हम रोक सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। चक्रवात बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में उत्पन्न होता है, जिसे कम प्रभावशाली बनाने के लिए वायरलेस रेडियो आदि से सूचना दी जाती है। इसके अलावा सूखे से राहत पहुंचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि उपलब्ध सरकार द्वारा कराए जाते हैं, जो जनता के हित में साबित होते हैं। अब हम सही जोड़ी पढ़ेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, चक्रवात। तो ज्वालामुखी का सही उत्तर है ग वाला। धरती से गर्म लावा निकलना ज्वालामुखी का रूप कहलाता है। भूकंप क वाला बेटा। भूमि का कंपन, जब भूमि में कंपन होता है, वह हिलती है, तो समझो कि भूकंप आ गया है। बाढ़, बाढ़ का उत्तर होगा घ वाला। अनियंत्रित जल प्रवाह, मतलब जब अधिक मात्रा में पानी भर जाता है तो उसे हम नियंत्रित मतलब रोक नहीं पाते। उसे जब आवश्यकता से अधिक पानी का प्रवाह आने लगता है तो उसे कहते हैं बाढ़। फिर है बेटा चक्रवात। चक्रवात ख वाला। तेज घुमावदार हवाएं, जब तेज हवाएं चलती है, गर्मी में आपने कितनी बार देखा होगा कि बहुत तेज हवाएं चलती है और एक धूल घेरे के रूप में नीचे से छोटी और ऊपर से बड़ी होती होती ऐसे धूल के साथ वो गोला आगे बढ़ता जाता हवा के साथ, वो चक्रवात कहलाता है। अब आगे हम खालिस्तान पढ़ेंगे। दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाढ़ भारत के डैश क्षेत्रों में
अधिक आती है, पूर्वी या पश्चिमी। बाढ़ का संबंध डैश से है, वर्षा या गर्मी। अकाल राहत का कार्यक्रम, यहाँ कार्यक्रम 2 बार छप गया बेटा, तो एक ही बार लिखना है आपको। आपकी जो बुक है उसका प्रयोग आप जरूर करें, के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। जो एक कार्यक्रम और लिखा गया है वहाँ डैश आएगा, बाढ़ राहत या सूखा राहत। चक्रवात का संबंध डैश से होता है, जल प्रवाह या जलवायु। उसके उत्तर नीचे दिए, पहले में पूर्वी, दूसरा में वर्षा, तीसरे में सूखा राहत और चौथे में जलवायु। अब शॉर्ट आंसर देखेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। राकेश कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था? उत्तर है, राकेश नदी के किनारे पिकनिक पर जाने की तैयारी कर रहा था। अचानक बाढ़ क्यों आ जाती है? वर्षा ऋतु में कई बार नदियों में अचानक पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। ज़्यादा तेज बारिश होने के कारण पानी अधिक भर जाता है, तो वह अपनी सीमा को पार कर गाँव में घुसने लगता है। उसी प्रकार बाढ़ आ जाती है। अगला प्रश्न, 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। 5 प्राकृति मतलब प्रकृति के द्वारा, जब प्रकृति को हम चोट पहुंचाते हैं या उसे हानि पहुंचाते हैं तो धीरे धीरे वह किस प्रकार अपना क्रोध इस आपदाओं के रूप में दिखाती है। सबसे पहला बाढ़ जैसे बताया कि आपको, जब अधिक बारिश होती है तो नदी नाले सभी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वह अपनी सीमा को छोड़ गाँव में या शहरों में भरने लगता है और वह बाढ़ का रूप ले लेता है। या बेटा सूखा मतलब या तो पानी की कमी होना, बिल्कुल पानी नहीं आएगा तो ज़मीन धीरे धीरे सूखने लगेगी और फटने लगेगी और इस तरह से ज़मीन में न तो नमी रहेगी और गर्मी अधिक लगेगी, नहीं तो अनाज उत्पन्न होगा और धीरे धीरे जीव जंतु नष्ट होने लगेंगे। फिर है ज्वालामुखी भी धरती में से ही एक प्रकोप है। जब धरती के सूखा पड़ने के बाद जब धरती में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है तो वह गर्मी नीचे से लावे के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलती है, उलट पुलट होने लगती है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। फिर आता है भूकंप। यह भी जब धरती धीरे धीरे अनेक कारणों से, जैसे कि बोरिंग करना, अत्यधिक मकान बनाना, पेड़ पौधे की कमी होना, इन सब के कारण जो ज़मीन है वह पोली होने लगती है और उसके कारण भूकंप आने लगते हैं। फिर है चक्रवात जब अत्यधिक वायु का दबाव और गर्मी का दबाव बढ़ने लगता है तो चक्रवात का रूप प्रज्वलित होने लगता है। ये 5 प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसे आपको अच्छे से याद करना है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत किस किस रूप में पहुंचाई जाती है? जहां सूखा पड़ जाता है तो सरकार द्वारा किस तरह उनकी मदद की जाती है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत खाद्यान्न और रोजगार के रूप में पहुंचाई जाती है। खाद्यान्न मतलब खाने के लिए सामग्री, और उन्हें जो अपना सब कुछ नष्ट कर चुके होते हैं, घर बाहर अपना गांव, तो उन्हें वापस खड़ा करने के लिए
उन्हें रोज़गार काम दिया जाता है जिससे वो अपने और अपने परिवार का पेट भर सके। अगला है बाढ़ के लिए कौन जिम्मेदार है। तो बाढ़ के लिए प्रकृति और मनुष्य की क्रियाकलाप। प्रकृति कुछ कार्य प्रकृति करती है और वो कार्य मनुष्य के कारण होते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धरती को और प्रकृति को हानि पहुंचाता है जिसके कारण बाढ़ आने लगती है। तो ज़्यादातर मनुष्य जिम्मेदार है और फिर प्रकृति। अगले उत्तर 3 से 5 वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है इन प्रश्नों के। लॉन्ग आंसर। प्राकृतिक आपदा से क्या अभिप्राय है। उत्तर है प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ प्रकृति में अचानक होने वाली विनाशकारी घटनाओं से है जिससे धन जन की व्यापक मतलब बड़ी मात्रा में हानि होती है और संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला है सूखा पड़ने के कोई 3 कारण लिखिए। सूखा पड़ने के 3 कारण इस प्रकार हैं। प्रत्यक्ष के रूप में भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दशाओं से इसका संबंध। भौगोलिक मतलब भूमि से या हमारे आसपास के वातावरण की जलवायु की दशाओं से इसका संबंध होता है। मनुष्य ने तेज औद्योगिक विकास के चलते वनों को नष्ट कर मानसून के अनुकूल दशाओं को प्रभावित किया। मतलब अपने स्वार्थ के लिए, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को हानि पहुंचाता है जिसके कारण भी वनों को नष्ट करके बड़ी बड़ी कंपनियां डालता है, कारखाने डालता है और अपने औद्योगिक विकास को बढ़ाता है और इस प्रकार वह मानसून के अनुकूल दशाओं को प्रभावित। दूसरा है मनुष्य ने तेज औद्योगिक विकास के चलते वनों को नष्ट कर मानसून की अनुकूल दशाओं को प्रभावित किया। भूजल का अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे का कारण है। सबसे पहले तो भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दशाओं से इसका संबंध। फिर मनुष्य ने तेज औद्योगिक जैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वनों को नष्ट किया, बड़े बड़े कारखाने खोले, इस दशा से भी प्रभावित हुई। और भू जल मतलब भूमि के अंदर का जो जल होता है, बोरिंग या इसके कारण जगह जगह बोरिंग लगाए गए और उसको छेद दिया गया है धरती को, उसका प्रयोग भी सूखे का धरती के अंदर का पानी भी निकाल कर प्रयोग कर लिया गया और अब नीचे धरती में पानी की मात्रा कम बची है। और जो बारिश का पानी होता है तो वो बेटा नई नई मतलब पक्की सड़कें बनाने के कारण वो बारिश का पानी भी ज़मीन में इतना नहीं जा पाता है जिससे ज़मीन भी सूखी हो रही है और इस तरह सूखे की स्थिति बढ़ती जा रही है। अगला है सूखे को प्राकृतिक आपदा क्यों कहा गया। सूखे को प्राकृतिक आपदा क्यों कहा गया? क्योंकि सूखे का प्राकृतिक आपदा इसलिए कहा गया क्योंकि इसका सीधा संबंध वर्षा से है और वर्षा एक प्राकृतिक क्रिया है। मनुष्य वर्षा से ही और वर्षा एक प्राकृतिक क्रिया है। मनुष्य केवल अनुमान लगा सकता है कि वर्षा कब आ सकती है, वर्षा कर नहीं सकता है ना। पानी वो कहाँ से लाके ज़मीन में डालेगा, वो तो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है और मनुष्य उसका अनुमान लगा सकता है कि मानसून आ रहा है या 2-4 दिनों में वर्षा होने वाली है। कितनी होगी, कितनी कम होगी, कितनी ज़्यादा होगी, ये भी उसको पता नहीं है। तो ये सब सूखे के
कारण बनते जा रहे हैं। फिर है बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है। मतलब बाढ़ को नियंत्रण करना, रोकने के लिए सरकार क्या क्या ऐसे कार्य या उपाय कर रही है। तो सरकार उसके लिए कई उपाय करती है, जैसे जल के बहाव में कमी, मतलब जल को इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा जल बहकर न चले जाए, उसके लिए नहर, तालाब, कुएं ऐसे खुदवाने का प्रयास करती है। और दूसरा वो वन लगाने की, वन मतलब पेड़ पौधे लगाने का सभी को, जन जन को सूचित करते हैं और खुद स्वयं भी ऐसी जगह पेड़ लगाते हैं जिससे पेड़ों के माध्यम से पानी ज़मीन के भीतरी हिस्सों में पहुंच जाए और ज़मीन को पानी मिले और सूखे की स्थिति न आए। फिर दूसरा है जल प्रवाह मार्ग में नहरी यंत्र का विकास करना, जहाँ से जल बह के जिस जगह तक जाता है वहाँ पर बड़ी बड़ी नहरें खुदवाई जाए, जिससे वो पानी एकत्रित हो जाए और वो सालों तक लोगों को मिल पाए। तो उसके लिए वो क्या करती है, उसको आगे किनारे बनवा देती है ताकि वो बांध जैसे होता है ना, बड़े बड़े बांध बनवा के उस पानी को जमा कर लिया जाए। ऐसे कार्य को भी वो करवाती है। बाढ़ का पूर्वानुमान करती है कि बाढ़ कब आ सकती है, तो उसके लिए वो व्यवस्था करती है। फिर सूखे से निपटने में सरकार क्या क्या प्रबंध करती है। सूखे से निपटने के लिए वो और इसके अलावा क्या करती है, तो सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार 2 प्रकार के कार्य करती है। पहला तो सूखे के कारणों का पता लगाना कि किस कारण से सूखा हो रहा है, और दूसरा वहाँ पर राहत की चीज़ें पहुँचाए जाए, जिससे उन लोगों को राहत पहुँचे जहाँ सूखा पड़ गया। और ऐसे क्षेत्रों का दौरा कर कार्यक्रम आयोजित करती है, जैसे और उन लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजना, मतलब काम करो और अनाज ले जाओ, पैसे नहीं देते, इस तरह की अनेक योजनाएं वो चलाती है। अगला है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण मतलब आपको उसको सही से पढ़ना है, ये काम आप स्वयं करें। फिर है बेटा शुद्ध वर्तनी मतलब जो आपके पास शब्द दिए वो कुछ मात्राएं गलत है, इसको आपको बुक से देखना है और एक एक शब्दों को ढूंढ के उसको सही जो है वो लिखना है। फिर है आगे वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाग बगीचा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, तो इनके एक एक वाक्य बनाना है। बाग बगीचे, ज्वालामुखी, चक्रवात, इन सब के एक एक वाक्य बनाना है। इनके वाक्य बनाना है, जैसे बाग बगीचा, बाढ़ से अत्यधिक निजात पाने के लिए बाग बगीचे लगाने होंगे। ज्वालामुखी, धरती के आंतरिक गर्मी ज्वालामुखी से लावा के रूप में बाहर निकलती है। फिर भूकंप, कुछ क्षणों का भूकंप गहन मतलब बड़ा विनाश कर सकता है। चक्रवात के बवंडर से गांव के गांव उजड़ जाते हैं। फिर है वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों के प्रकार लिखिए। आओ यहाँ बैठे, बाढ़ कैसे आती है, यदि वर्षा होती तो सूखा नहीं पड़ता, शायद मानसून आ जाए। इसका उत्तर है पहला वाला है आओ यहाँ बैठो,
आज्ञावाचक वाक्य है ये। बाढ़ कैसे आती है, ये प्रश्नवाचक है। यदि वर्षा होती तो सूखा नहीं पड़ता, ये संकेतवाचक है। शायद मानसून आ जाए, संदेहवाचक शायद। अब बेटा ये चैप्टर वहाँ ख़त्म हो जा रहा है। अब हम आगे का 7 चैप्टर पढ़ेंगे, सिक्के की आत्मकथा। इस पार्ट में लेखक ने सिक्के के महत्व को बड़ी सुगमता से दर्शाया है। सिक्के के पारंपरिक रूप, पारंपरिक मतलब प्रारंभिक, शुरुआत मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, किस तरह वो कहाँ पाया जाता है, किस धातु के रूप में वह रहता है, कहाँ जाकर उसे कितना पीड़ा सहन करना पड़ती है और किस प्रकार वो अपने आकार में आता है। ये पूरी बातें इस पार्ट में सिक्के की कथा के रूप में बताई गई है। तो प्रारंभिक रूप उसका धातु से लेकर उसके सिक्के के रूप में ढलने की पूरी स्थिति बताई गई है कि किस तरह वह धातु के रूप में कहाँ रहता है, फिर उसको कैसे वहाँ से लिया जाता है और फिर वह टकसाल में जाता है, फिर वहाँ पर उसकी कितना गर्म किया जाता है, किस तरह पिघाला जाता है, फिर उसे किस तरह से सिक्के के रूप में बनाया जाता है। ये पूरा पार्ट में सिक्के की आत्मकथा दी है। उसे आपको पढ़ना है, समझना है और उसके प्रश्न उत्तर भी आपको समझना है। तो सिक्कों की विश्वसनीयता और पहचान के लिए मतलब उसको क्या पहचान है, प्राचीन समय से राजाओं ने इसके लिए एक और अपने राज्य की मुद्रा तथा दूसरी ओर मूल्य अंकित कर डाला मतलब बनाया। सोने चांदी तथा तांबे के सबसे अधिक सिक्के बने। एक राजा ने अपनी पहचान चमड़े के रूप में भी चलाकर सिक्के के रूप में दी गई और एक और अशोक चिन्ह तथा दूसरी ओर मूल्य व जन्म वर्ष अंकित किया गया। कभी सिक्के को देखा आपने? सब जो राजा जिस समय था वो अपने अपने अलग अलग चिन्ह अंकित करता था। अभी हम देखते हैं तो इस पर उसकी मूल्य मतलब 2 रुपये है तो 2 रुपये, कब उसका जन्म हुआ मतलब उसको कब बनाया गया, ये सब उस पर अंकित किया जाता है। आज विनिमय, बचत, बैंकिंग तथा अन्य कई सुविधाओं से लोग ओतप्रोत हैं। इस तरह सिक्के का महत्व सदियों तक चलता रहेगा। अब बेटा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम पढ़ेंगे। जोड़ी बनाओ। आर्थिक, विश्राम, प्राचीन, अनंत। उनके उत्तर दिए गए हैं। पहले का ग वाला है आर्थिक वहन, विश्राम आर्थिक उन्नति। पहले का ग वाला है, दूसरे का घ वाला, तीसरे का ख वाला है और चौथे का क। आर्थिक उन्नति, विश्राम भवन, प्राचीन समय, अनंत यात्राएं, यात्रा है ना। फिर दिए गए शब्दों में से सही उपयुक्त शब्द चुनकर उनकी पूर्ति करना है। टकसाल की चहल पहल मुझे डैश वातावरण का अनुभव हुआ। 2 ऑप्शन दिए हैं, जो सही है वो आपको इसमें भरना है। कई मशीनों की गड़गड़ाहट वातावरण में डैश लगी, चुभने, गूंजने। उसका अनेक प्रकार का, यहाँ पर उसरा लिखा है तो आपको
बुक में देखना है, जो सही है उसका अनेक प्रकार का डैश मिली हुई उसमें, अनेक प्रकार, ये उसमें है, उसरा नहीं है, उसमें अनेक प्रकार का डैश मिली हुई थी। मनुष्य की डैश उन्नति के बाद मेरी यात्रा, यात्रा लिखा है तो यात्रा देखना उसको, आ की मात्रा छूट गई है। यात्रा की गति बढ़ गई, मानसिक या आर्थिक। उत्तर है बेटा नीचे दिया रखा है। पहले में नवीन, दूसरे में गुंजने, तीसरे में धातुएं और चौथे में आर्थिक। अगला देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सिक्के को पाकर मनुष्य कैसा महसूस करता है? उत्तर, सिक्के को पाकर मनुष्य आनंद से खिल उठता है। अगला, धरती की सतह के अंदर सिक्के का रूप कैसा था? धरती की सतह के अंदर सिक्का अयस्क के रूप में था। टकसाल किसे कहते हैं? टकसाल में धातु को पिघलाकर सिक्कों के रूप में ढाला जाता है और बनाया जाता है, उसे टकसाल कहते हैं। और सिक्के की विश्राम की जगह कौन सी है? तो सिक्के की विश्राम की जगह गुल्लक है। प्राचीन समय में सिक्के किन किन धातुओं के बनते हैं? प्राचीन समय में सिक्के सोना, चांदी, तांबा और अन्य धातुओं से बनते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में दीजिए। धरती की सतह को टकसाल तक सिक्के की यात्रा कैसी थी? तो जमीन की सतह के नीचे धातु अपने अयस्क के रूप में, अयस्क है ये, के की मात्रा हटा देना, रूप में पाई जाती है। खोजकर्ता अपनी रोशनी युक्त टोपी, मतलब अपनी टोपी में आगे टार्च जलाकर उन अयस्क के टुकड़ों को टुकड़े टुकड़े किए करके उसे अपनी प्रयोगशाला में लाकर मशीनों द्वारा पीटता है, भट्टियों में डालकर उसे शुद्ध बनाता है, अशुद्ध चीज़ों को हटाता है। यह धातु टकसाल में जाकर फिर से गर्म की जाती है और फिर उसे सिक्के के रूप में बना दी जाती है। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात सिक्के के रूप में क्या परिवर्तन हुआ? तो आज़ादी के बाद के वातावरण में सिक्कों का मान बढ़ा। इसके एक और अशोक चिन्ह तथा दूसरी ओर इसका मूल्य व जन्म वर्ष अंकित किया गया। वास्तव में सिक्का समाज के प्रत्येक वर्ग के पास रहकर समाज में सबको समान सेवाएं देता है, इसीलिए सब लोग सिक्के का आदर करते हैं। अल्प बचत की आवश्यकता क्यों हुई? छोटी सी बचत की आवश्यकता क्यों हुई? तो भविष्य में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको लगाना मुश्किल है, इसीलिए हमें अपनी वर्तमान आय का एक हिस्सा गुल्लक में बचा कर रखना चाहिए और उस अल्प बचत करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में आर्थिक समस्या अगर हो तो वह हमारा सहयोग कर सके ना। अगला है बेटा, भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इन्हें अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, सही पढ़ना है ना। आपको बुक से इसको देखना पड़ेगा। गड़गड़ाहट, अयस्क, प्रजातंत्र, अस्तित्व, है ना। आप इसे बार बार पढ़ने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें और बुक से भी इसे एक बार अच्छे से देखें कि यह सही मात्रा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी मतलब पहले भी बताया बेटा मैंने, मात्राएं गलत है तो आपको सही शब्द को बुक के अंदर से ढूंढकर उस पर सर्कल बनाना है और फिर उसको सही है तो लिखना है ना। बार बार उसकी प्रैक्टिस करना है, आपको अभ्यास करना है। अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी चिन्ह
चिन्ह देखो यहाँ दोनों दिए, अशुद्ध इधर और शुद्ध कौन सी है, तो आपको उसमें से पहचानना है और उसको उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए, नवीन, सम्मान, कैद, अपना, भारी। अब इनको आपको क्या करना है, विलोम शब्द लिखना, उल्टे। इनके अर्थ क्या होते हैं। नवीन, नवीन का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। सम्मान, अपमान। कैद, आज़ाद। अपना, पराया। भारी, हल्का। इस तरह से आपको ये करना है।